गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CAT दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब देखो यहाँ पे क्या बात आएगी कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। ये हमने कब डाला है? आफ्टर इमरजेंसी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अंडर न्यू पार्ट 14A। तो भैया देखो पार्ट 14A में हमने डाले हैं ट्रिब्यूनल। किस अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट 1976 से। अब भैया कौन कौन से आर्टिकल ऐड हुए? तो आर्टिकल ऐड हुआ 323A एंड 323B। ये दो आर्टिकल ऐड हुए हैं 323A एंड 323B। 323A डील करता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से और 323B डील करता है कुछ अदर मैटर्स से। तो हमें क्या याद रखना है? ट्रिब्यूनल्स हैं किस पार्ट में है? पार्ट 14A में है, एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और आर्टिकल 323A और 323B। 323A डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से और 323B डील करता है अदर मैटर्स से। अब देखो आर्टिकल 323A क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? क्वासी जुडिशियल होते हैं, मतलब इन्हें थोड़ी बहुत पावर होती है जुडिशरी की। ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ पर्सन इंगेज इन पब्लिक सर्विसेज। आर्टिकल 323A प्रोवाइड फॉर दिस एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज क्रिएटेड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली स्पीडी जस्टिस के लिए हम ट्रिब्यूनल्स का यूज करते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स अब आर्टिकल 323B ये एज इट इज आ जाते हैं ऑड वन आउट में। ये हमें याद रखना है, ये सारे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आठों हमें याद रखने हैं कि अदर सब्जेक्ट में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले टैक्स याद करो। टैक्स याद करने के बाद सबसे फिर लास्ट पॉइंट याद करो। लास्ट पॉइंट क्या है? रेंट और टैक्स। अगर किसी ने इनकम टैक्स पढ़ी होगी तो उसे दोनों चीज़ याद आ जाएंगी। एक तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है और टैक्स तो होता ही है। तो टैक्स और रेंट, ठीक है, दो चीज़ें याद कर लो ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या याद करोगे कि इंडस्ट्रीज एंड लेबर और लैंड रिफॉर्म्स। जमीन होगी, लैंड और लेबर, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़े। तो लैंड और लेबर ऐसे याद कर लो। तो भैया एक टैक्स हो गया, रेंट हो गया, लैंड हो गई, लेबर हो गई। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जब फैक्ट्री बनी है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कुछ ना कुछ होगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, ये इसी में आ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब क्या बचेगा? इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी और खाना। ठीक है, फूड रिफॉर्म्स। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? आर्टिकल 323B में आती हैं। और वो सब किस में आती हैं? आर्टिकल 323A में आती हैं। ए में क्या आता है? ए में आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जो कि बेसिकली रिक्रूटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस जो पब्लिक सर्विसेज में है उनसे डील करता है। 323B क्या डील करता है? अभी हम सब लोगों ने पढ़ा है, फिर से एक बार याद करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले हमने टैक्स की बुक उठाई, इसमें एक मिनट। सबसे पहले हमने टैक्स की बुक उठाई। टैक्स में हमने हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर देखा जिसमें रेंट वेंट बहुत सारा था। ठीक है, लैंड एंड लेबर देखी। जब लैंड और लेबर है तो फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, इसको एज इट इज याद कर लिया। और फूड, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड द सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। इसकी ट्रिक नहीं बन रही है। ठीक है, तो एज इट इज हमें ट्रिक वाइज करके याद करने पड़ेंगे। तो 323B इसे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323A कैन बी इस्टेब्लिश्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन 323B में ये कौन? पार्लियामेंट भी इस्टेब्लिश कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, और 323A में क्या बोला गया था कि एक ट्रिब्यूनल होगा सेंटर में और हर एक स्टेट के लिए एक ट्रिब्यूनल होगा। बट अंडर आर्टिकल 323B देयर कैन बी हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स। 323B में क्या है? बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट पास हुआ 1985 में, जिसके हिसाब से क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो कैट और सेट इस्टेब्लिश हुए अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। ठीक, अब देखो कैट की बात करेंगे तो कैट हमारा सेटअप हुआ था 1985 में। कब हुआ था कैट? 1985 में। इसकी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है और बाकी 17 रेगुलर बेंचेस हैं। एक मिनट, फ्लाइट निकल रही मेरे घर से, 1-2 सेकंड वेट करें।
हाँ 17 रेगुलर बेंचेस हैं जिसमें 15 ऑपरेट करती हैं प्रिंसिपल सीट पे ऑफ हाई कोर्ट एंड द रिमेनिंग 2 एट जयपुर एंड लखनऊ। ठीक है, तो याद रखना है हमें कि कैट सेटअप हुआ था 1985 में। 17 ब्रांचें हैं, बेंचें हैं, जिसकी 15 हमारी ऑपरेट करती हैं प्रिंसिपल सीट पे और 2 जयपुर और लखनऊ में ऑपरेट करती हैं। ठीक है, ये हमको एज इट इज़ याद रखना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैट का जुरिस्डिक्शन समझो अब, ऑल ओवर दी सर्विस मैटर, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग होते हैं, IAS IPS, सिविल सर्विसेज के लोग जो होते हैं, डिफेंस सर्विसेज के लोग जो सिविलियंस अपॉइंट होते हैं ना डिफेंस सर्विसेज में, वो एम्प्लॉयज़ ऑफ PSU और पब्लिक सेक्टर, तो डिफेंस में जो सिविलियन अपॉइंट होते हैं, और एम्प्लॉय ऑफ PSUs और ऑल इंडिया सर्विसेज सिविल सर्विसेज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नोट करेंगे लास्ट लाइन, मेंबर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, ये कवर नहीं होते हैं कैट के अंदर। डिफेंस फोर्सेस का स्टाफ, पार्लियामेंट का स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ कैट के अंडर कवर नहीं होता है। ठीक है, अब हमें याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, कैट हमारी मल्टी मेंबर बॉडी है और आप उम्मीद करिए कि इसमें लगभग 65 मेंबर होते हैं कैट के अंदर। कितने होते हैं? 65 मेंबर्स होते हैं कैट के अंदर। इसमें जुडिशियल स्ट्रीम के भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम के भी होते हैं। ठीक, जो चेयरमैन होता है उसकी एज 5 और 65 और बाकी 5 और 62, ये हमको एज इट इज़ याद रखना है। 5 और 65 का मतलब यहाँ पे भैया ये है कि अगर कोई 5 साल पहले हो जाए या 65 साल पहले हो जाए, जो पहले हो जाए तो उसे वो हटा दिया जाएगा, ये उसका टेन्योर होता है। कैट इज़ ए मल्टी मेंबर बॉडी, इसमें नियर अबाउट 65 लोग होते हैं जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से, ये हमें याद रखना है एज इट इज़। अब देखो अपॉइंट किसे कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी चेयर्ड बाय सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी अप्रूवल होती है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। कैट इज नॉट बाउंड बाई CPC एंड गाइडेड बाई द नेचुरल जस्टिस। यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये फीस होती है। पहले क्या होता था, पहले जो भी अपील होती थी कैट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाती थी। पहले जो भी कैट से, जो कैट में मान लो किसी को अपील करनी तो वो कहाँ जाता? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता था, हाई कोर्ट कोई नहीं जाता। तो अब बीच में क्या किया गया, एक केस आया जिसका नाम था चंद्र कुमार केस। इस चंद्र कुमार केस में क्या हो गया कि अब जो भी कैट की अपील होगी वो पहले हाई कोर्ट में होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। इस केस का नाम याद रखना है भैया, चंद्र कुमार केस है 1997 में। चंद्र कुमार केस के हिसाब से अब कैट में कोई भी अपील होगी, कैट की अपील हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आएगी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। आफ्टर चंद्र कुमार केस इन 1997, ये हमें याद रखना है। ठीक है, नॉमिनल फीस यहाँ 50 रुपये होती है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसकी रिकमेंडेशन होती है भैया? सुप्रीम कोर्ट के जज की। और कौन देता है फाइनल अप्रूवल? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये हमको याद रखना है। अब आया सेट, सेम है एज इट इज, 1985 में आया। 2013 के स्टेट्स के हिसाब से, 2013 के हिसाब से सेट जो होता है 9 स्टेट्स में था, लेकिन MP, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में ट्रिब्यूनल्स को एबॉलिश कर दिया गया। केरला में आया 2010 में, इसके भी मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर। तो ऐसा नहीं कि स्टेट का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, नहीं, SAT का भी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कैट ट्रिब्यूनल्स हम पढ़ते हैं। इसमें 323B का भैया ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। मैंने फिर रिवाइज करा देता हूँ एक बार। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं था। 42nd अमेंडमेंट पार्ट 14A से इंसल्ट हुआ 323A एंड 323B। ठीक है, जब 323A और 323B आए तो ये किससे डील कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। ये किससे डील कर रहा है? अदर मैटर्स से। तो अब जो 323B के मैटर्स हमें याद रखना है, टैक्स की किताब उठाएंगे। सबसे पहले टैक्स की किताब उठाएंगे, उसमें हाउस प्रॉपर्टी वाला रेंट का चैप्टर पढ़ेंगे। लैंड भी है, लैंड रिफॉर्म्स भी है, लेबर भी है। जब लैंड लेबर है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी है, फॉरेन एक्सचेंज है, फूड है, सीलिंग है, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है। तो फूड है, सीलिंग है और इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये याद रखने हैं। ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में पास हुआ। जब ये पास हुआ तो इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ बनी? दिल्ली में। और 17 रेगुलर बेंचेस हैं। ठीक है, 17 रेगुलर बेंचेस हैं, जिसमें 15 हमारी ऑपरेट करती हैं कहाँ पे? सीट ऑफ हाई कोर्ट, और 2 करती हैं जयपुर और लखनऊ में।
कैट के मेंबर को सभी तरह का जुरिस्डिक्शन होता है, बस ये ध्यान रखेंगे डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ और पार्लियामेंट का स्टाफ। डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ और पार्लियामेंट का स्टाफ ये कैट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। कैट के जो मेंबर्स होते हैं मल्टी मेंबर है, नियर अबाउट 65 मेंबर होते हैं कैट के अंदर, और एज वही है, टर्म ऑफ चेयरमैन 5 और 65, 5 और 65। अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, किसकी रिकमेंडेशन से? सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की रिकमेंडेशन से। कैट इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी। हाँ, एक चीज और, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्र कुमार केस याद रखेंगे, जिससे कि आप कैट के डिसीजन आप पे अपील करने पहले आप हाई कोर्ट जाओगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे बाय द चंद्र कुमार केस। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही सेट का भी है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसमें भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। इसमें एक चीज़ याद करने वाली कि कहाँ कहाँ के एबॉलिश हो गए हैं, तो एमपी, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के सेट एबॉलिश हो गए हैं। केरला में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 2010 में आया था। ठीक, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।